एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। तो अभी हम लोग पॉलिटी का जो सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉलिटी का सीरीज रुकेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि क्या है ना, मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं ऐसे तुरंत तो कुछ भी नहीं उठा के डाल सकता हूँ। हाँ, जितना भी चीज़ डालूंगा इसमें मैंने पहले बोला था कि आपका पूरा लक्ष्मीकांत प्लस जो करंट में चल रहा है वो सारा चीज़ एक जगह पे आपको पूरा इंक्लूडेड मिलेगा। इसमें ना कोई चीज़ यहाँ पे कोई ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा बता दिया फिर आगे आगे कुछ नहीं। आपको जो भी चीज़ बताया जाएगा पूरा एक तरीके से जीरो से लेके आपको एडवांस लेवल तक का पूरा चीज़ आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कि अगर एक बार आप इसको कंप्लीट करें तो फिर आगे आपको ये है कि रिवीजन की सिर्फ ज़रूरत पड़े। तो अपने अभी पॉलिटी के जो अभी तक हम लोगों ने जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कंप्लीट कर लिया, अब अगला अपना टॉपिक है सिटीजनशिप। तो देखो अपना पॉलिटी का भी जो नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप। इसमें मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मतलब जो अभी जो सीधी सी बात है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपना करेंट जो था वो तो इंक्लूड है ही है, साथ में करेंट से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो अभी हम लोग सब कुछ यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप प्लीज वो भी बता सकते हो। तो अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। अपना जो सिटीजनशिप में अभी चलेगा, सिटीजनशिप में मुझे ये जो टॉपिक है या ये जो स्लाइड है मुझे अभी नहीं डालना चाहिए, ये स्लाइड मुझे लास्ट में डालना चाहिए। बट मैंने कुछ थोड़ा इंप्रूवमेंट किया कि ये स्लाइड मैंने आपको ये इसलिए मैं आगे डाला कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं। इन द सेंस मतलब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो। जैसे मैंने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आपको बताया था कि कितने टोटल आर्टिकल्स थे, 1 से लेकर 4 तक टोटल वहाँ पे आर्टिकल्स थे, 1 to 4। और मैंने एक एक चीज़ अगर आपको वहाँ पे क्लियर कराया था, आप प्लीज जाकर वो भी चीज़ देखना, ठीक है। अगर आपको नहीं हो तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दूंगा। पॉलिटी का ये जो आपका सिटी यूनियन एंड टेरिटरी वो वाला पार्ट में उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज वो चीज़ देख लेना। तो देखो अभी जो अपना टॉपिक है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप में टोटल 5 से लेके 11, ये पेपर में कभी कभी वन डे टाइप पे पूछ लिया तो टोटल कितने आर्टिकल्स हैं और ये कौन से पार्ट में आता है। तो पार्ट सेकेंड में आर्टिकल कितने, टोटल 5 से लेके टोटल 11 तक, मतलब टोटल जोड़ लो आप 11 टोटल, मतलब 7 एटलीस्ट यहाँ पे आर्टिकल नंबर है। देखो हर एक आर्टिकल नंबर का अपना अपना कुछ सब्जेक्ट मैटर। जैसे मैं आर्टिकल 5 लेता हूँ तो क्या बोला है, सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ऐसे में आर्टिकल 6 लिया, क्या था, राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन जो माइग्रेट करते हैं, जैसे इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान उसके लिए कुछ है। फिर अगर आर्टिकल 7 लेते हैं तो इसके लिए अलग माइग्रेट जो टू पाकिस्तान के लिए। तो मैं हर एक चीज़ मैं आपको अभी पूरा एक मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू बस दे रहा हूँ कि हाँ ये आर्टिकल 8 हो गया, आर्टिकल 9 हो गया, फिर आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। तो देखो हर एक का क्या है ना, सबका अपना अपना। जैसे मैं आर्टिकल 8 में आता तो क्या बोला, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडेंशियल फ्रॉम आउटसाइड, जो मतलब भारत से बाहर के उसके रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। तो आर्टिकल 9 है वो भी दिया कि ऑफ ए फॉरेन नॉट टू बी द सिटीजन। फिर आर्टिकल 10 है वो कैसे कंटिन्यू करता है, राइट ऑफ द सिटीजनशिप। एंड आर्टिकल 11 के पार्लियामेंट के पास कुछ राइट्स है, उसके रिलेटेड पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कुछ लॉ वगैरह यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। तो टोटल हमारे पास आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। अब देखो हम सबसे पहले यहाँ पे ये पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या इसका मतलब है, सिग्निफिकेंस, कुछ ना कुछ तो इसका सिटीजनशिप का सिग्निफिकेंस होगा। तो यहाँ पे हम उसके रिलेटेड उसके मीनिंग हो गया या उसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या है। तो देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए, कहीं पे भी इंडिया में भी 2 टाइप के सिटीजनशिप है, 2 टाइप के पीपुल रहते हैं। एक सिटीजनशिप होगा, एक एलियन हो गया। मतलब रहते नहीं है बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिटीजनशिप तो यही हम आप हो गए। एलियन आपने देखा होगा पीके मूवी, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा, बोला जाता है यहाँ पे लेकिन मैं बस आपको डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो सिटीजनशिप में है वो क्या ना, फुल मेंबर हो गया इंडियन स्टेट, ठीक है। और ये मतलब सभी जो पॉलिटिकल एज वेल एज जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारे पास जो राइट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये सभी यहाँ पे राइट्स जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अब देखो मैंने एलियन बोला, इसका ये मतलब नहीं है कि एलियन वो है कि जो मतलब ऊपर से आए। एलियन के यहाँ पे मतलब है कि सीधी सी बात है कि जो फ्रेंड्स जो है, जैसे मतलब कोई भी फ्रेंड होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे मैं जो एनेमी जो अलायंस मैंने बताया, अलायंस का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे देखो कोई अलायंस जैसे बाहर, सीधी सी बात है कि बाहर। अब एक मैं ये बताऊं कि जो अलायंस दो टाइप के, एक क्या होगा फ्रेंडशिप अलायंस होंगे, दूसरा क्या होगा वार मतलब एनेमी अलायंस होगा। फ्रेंडशिप अलायंस का क्या मतलब हो गया कि वो क्या कर सकता है, वो सीधी वो है एक तरीके से क्या मतलब कोऑर्डिनेटर, एक रिलेशन बना के रखेगा। रिलेशन बना के किसके साथ रखेगा, इंडिया के साथ। जैसे आज के दौर में अगर आप देखोगे तो फ्रेंडशिप अलायंस में कौन कौन से आ जाते हैं, आप देख लो अपने आस पास देख लो, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है। उसके बाद जैसे भूटान के साथ अब आज जैसे जो भी देश है, जैसे रसिया हो गया, ये क्या हो गया, एक तरीके से फ्रेंडशिप अलायंस हो गया।
इसका ये मतलब होगा कि ये हमारे साथ क्या करे, एक तरीके से कोऑर्डिनेट या अच्छा रिलेशन बनाने रखने का कोशिश करे। दूसरा क्या हो गया कि जो एनिमी अलायंस होगा वो क्या हो गया, भारत के साथ जैसे वॉर वगैरह करते रहते हैं, मतलब उसके पास बहुत कम एज कम्पेयर टू फ्रेंडशिप अलायंस के बहुत कम उसके पास राइट्स रहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज दो टाइप के जो कैटेगरी, एक फ्रेंडशिप अलायंस हो गया, दूसरा एनिमी अलायंस हो गया। एनिमी अलायंस में भी क्या होते हैं, जो लोग मान लिए हाँ ठीक है यार तुम भी दोस्त हो, मान लेते हैं, लेकिन क्या होगा इनके पास राइट्स बहुत कम रहेंगे एज कम्पेयर टू फ्रेंडशिप अलायंस के। तो यहाँ पे देखो अब इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें क्या ना कुछ ऐसे राइट्स और प्रिविलेज सिटीजनशिप को दिए हुए हैं, जो क्या क्या कर सकते हैं वो हम उसको हम डिनाई कर सकते हैं अलायंस से रिलेटेड, क्या कर उसको मतलब अलायंस को हम नहीं दे सकते, हम दे भी सकते नहीं भी दे सकते, लेकिन मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन हमारे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने भी, जैसे कि मान लो क्या डिस्क्रिमिनेशन वगैरह से रिलेटेड हो गया, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक चीज आपको वहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। ये जो भी आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 15 हो गया, तो ये बोला कि राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ द बर्थ, ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 15। अगर नहीं तो आपने आर्टिकल 15 मूवी आयुष्मान खुराना का पक्का देखना, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट उसको क्या डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। आर्टिकल 16 हो गया जो कि मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे पब्लिक वर्क अपॉर्चुनिटी, पब्लिक वर्क एम्प्लॉयमेंट प्लेस पे हो गया, ये मैटर आर्टिकल 16 बताता है। आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि आपको पूरा पर्सनल राइट से एक्सप्रेशन हो गया, स्पीच हो गया, या जो असेंबल हो गया, या एसोसिएशन या मूवमेंट हो गया, ये हर एक चीज आपको आर्टिकल 19 में देता है। आर्टिकल 29 एंड 30 क्या बोलता है, जैसे आपका कल्चर हो गया या एजुकेशन राइट हो गया, उसको आप क्या कर सकते हो, प्रिवेल कर सकते हो, मतलब अपने अनुसार कर सकते हो। फिर जैसे मान लो कि राइट टू वोट का राइट किसके पास है, सिटीजन के पास है ना कि कोई फॉरेनर के पास आपको थोड़ी ना वोट देने का राइट नहीं है। फिर मान लो कि मेंबरशिप है पार्लियामेंट से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड, जो भी मेंबरशिप है वो क्या है ना फॉरेनर के पास नहीं है, लेकिन हमारे सिटीजनशिप के पास है। अगर हमारे सिटीजन के पास ये भी राइट है कि आप प्रेसिडेंट भी बन सकते, एलिजिबल है पब्लिक ऑफिस के लिए, जैसे मान लो प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, गवर्नर ऑफ स्टेट हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ द, ये सारा का सारा राइट किसके पास है, हमारे सिटीजन के पास है। लेकिन हमारे क्या ये जो मतलब अलायंस है, जो एलियंस है, उसके पास नहीं है, लेकिन हमारे सिटीजन के पास ये राइट है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि हमारे मतलब ये हर एक वो चीज है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो देखो सिटीजन के पास और भी बहुत सिटीजन से मतलब कुछ ड्यूटी भी है, खाली खाली सिर्फ ये नहीं बोला कि हाँ ठीक है तुम्हारे पास राइट, ड्यूटी भी है। ड्यूटी में क्या होता है, अभी आपको मैं पता होगा कि हमें टैक्स भी पे करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है। जब हमें फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाऊंगा उसमें और अच्छे से आपके क्वेश्चन क्लियर होगा। तो क्या होगा, रिस्पेक्ट करना है, कि हमें नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम का हमें पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करना है, जो हमारे कंट्री को क्या डिफेंड करता है, कंट्री को हमें क्या करता है एक करने की कोशिश करता है। मान लो जैसे मान लो हम नेशनल फ्लैग, आज के दौर में भी क्या कोई भी बच्चा भी अगर नेशनल फ्लैग सुनता है तो क्या करता है, खड़ा होकर रिस्पेक्ट करता है, या नेशनल एंथम सॉरी जो नेशनल फ्लैग उसकी रिस्पेक्ट, अगर वो नीचे कहीं गलती से गिर गया तो क्या उसको तुरंत उठा के हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छी जगह से अपने पास रख लेते हैं, या उसको एक सेफ जगह पे वहां पे क्या करते हैं उसको रख देते हैं, रख अंदर से गाड़ देते हैं, या कोई अच्छी जगह पे उसको होल्ड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे यही चीज बताने की, अब यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि जो हमें इस चीज के क्या नहीं, ये हमारे ड्यूटी भी है, जो कि हम फंडामेंटल ड्यूटी में और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर करके पढ़ेंगे। अब देखो सिटीजनशिप जो है इंडिया और यूएसए में देखो लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इंडिया में जो सिटीजन है तो क्या बोले, इन इंडिया तो बोथ द सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज बाय न्यूट्रलाइज सिटीजन दे आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ फॉर द प्रेसिडेंट। ये इंडिया में ठीक है, बाय बर्थ भी और नेचुरलाइज, ठीक है। लेकिन वही अगर हम यूएसए में चले जाए तो क्या होगा, नहीं ओनली जो सिटीजन बाय बर्थ है ना, ये डिफरेंस आपसे पूछ लिया, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। बाय बर्थ जो भी है सिटीजन उसके बाद सिर्फ एलिजिबल है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, जैसे मान लो इंडिया में क्या है एक ही सिटीजनशिप लेके आप घूम सकते हो, लेकिन यूएसए में क्या है एक सिटीजनशिप आपको देश का अलग से और स्टेट का अलग से, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये सब चीज आपको पूरा एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से आप आगे जब पढ़ोगे तो और आपको ये क्रिस्टल क्लियर। अब जैसे मान लो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें उन्होंने दिया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अभी मैं जो बताया उसी के यहाँ ओवरव्यू टाइप का कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या डील करता है सिटीजनशिप का, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, किसके अंदर, अपार्ट सेकंड के अंदर में। फिर आप देखो कोई भी सिटीजन जो भी मतलब एक इट इज द ओनली आइडेंटिफाइड पर्सन, जो भी सिटीजन वो क्या कोई भी पर्सन क्या ना वो सिटीजन होगा इंडिया का, जो क्या होगा 26 जनवरी 1950। इन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया, अभी जैसे फिर उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुए, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट, ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश किया हु बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट, ठीक है। मतलब क्या 26 जनवरी 1950 का एक टाइम लाइन दे दिया, इसके आगे या इसके पीछे एक, उसके बाद ये चीज आगे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या, इट डज नॉट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ऐसा
एक्वाइजिशन और लॉस ऑफ द सिटीजनशिप सब्सिक्वेंटली टू इट्स कमिटमेंट। अब ये देखो पार्लियामेंट के पास भी पावर देता है, क्या पार्लियामेंट के पास पावर देता है कि आप लॉ वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो इस मैटर से रिलेटेड या एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, या सिटीजनशिप से रिलेटेड भी अगर कोई भी मैटर है तो आप क्या कर सकते हो कि आप पावर आपके पास है कि आप एम्पावर करो कि आप कोई भी चीज मैटर से रिलेटेड आप पार्लियामेंट लॉ वगैरह आप वहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है जो कर रहा है कि जो पार्लियामेंट सिटी जो आर्टिकल जो इसमें आप देखो एक टाइम फ्रेम दे दिया, क्या अभी मैंने बताया 26 जनवरी 1950। अब उन्होंने क्या अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट उन्होंने क्या एक इनेक्ट किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसमें उन्होंने क्या अमेंडमेंट करके टाइम टू टाइम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अभी 2019 में भी कुछ चेंजेस हुए, तो यहाँ पे यही पार्लियामेंट जो इनेक्ट करता है इस एक इन्होंने एक टैग दे दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि इसके बाद आपके इसी में आप टाइम टू टाइम क्या कुछ भी अमेंडमेंट वगैरह या चेंजेस वगैरह कर सकते हो। अब देखो इसी बेसिस पे क्या हुआ, अब कहानी यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, 4 कैटेगरी में कोई भी पर्सन को यह स्पेसिफाई कर दिया कि वो सिटीजन हुआ किसका, इंडिया का, या उसके कमिटमेंट जो भी है ऑन 26 जनवरी 1950 से रिलेटेड। तो ये बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, 4 कैटेगरी कर दिया, कोई भी पर्सन का वो इंडियन सिटीजन होगा या उसके कमिटमेंट होगा। पहली चीज देखो, पहला चीज तो ये है कि एक ऐसा पर्सन जो पहला चीज क्या बताया, पहला चीज उन्होंने यही बताया कि अब देखो एक एक चीज ये 4 कैटेगरी वो पढ़ो कि अ पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन इंडिया दे आल्सो फिल एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन। समझना कि अगर एक पर्सन है जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल है तो वो कोई भी 3 या तो पहला क्या कोई भी 3 मतलब कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर सकता है कि इंडिया एंड आल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला क्या है, इफ ही वाज बोर्न इन इंडिया, ऑटोमेटिक अगर वो भारत में जन्मा हुआ है। दूसरा आइदर उसके पेरेंट्स को क्या है ना भारत में जन्मे हुए, या इफ ही हैज ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया फॉर 5 ईयर इमीडिएट बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टाइम दिया ना उससे पहले, ठीक है, ये यहाँ पे बता रहे ये बिकम द सिटीजन की मतलब वो बोला कि ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल है इंडिया का 5 साल इमीडिएटली, कब, जैसे ही 26 जनवरी 1950 के बाद अगर वो 5 साल अगर अपने भारत में रहता है तो उसी एक इंडियन सिटीजन का यहाँ पे दर्जा देने की या कोशिश या दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो एक ये कहाँ पे था, ये डोमिसाइल बेसिकली एक पर्सन के पास अगर मान लो डोमिसाइल है उससे रिलेटेड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑटोमेटिक अगर किसी के पास पर्सन जो क्या वो माइग्रेट कर दिया, माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये पहला था। दूसरा कंडीशन क्या था, ए पर्सन हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान दे कैन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके रिलेटेड क्या कंडीशन था ये देखो, इसके रिलेटेड कंडीशन था इफ ही आइदर और उसकी या तो वो या उसके पेरेंट्स, समझना इस चीज को, कोई भी या उसके ग्रैंड पा होगा या कोई भी चीज हो दैट वाज बोर्न, मतलब ये अब देखो जब वो अगर कंडीशन दूसरा क्या है कि कोई भी माइग्रेट हुआ टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान दे बिकम द इंडियन सिटीजन। उसके पीछे कंडीशन क्या था आप देखो, या तो वो या आइदर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड फादर, कोई भी अगर वो बॉर्न हुए इन अनडिवाइडेड इंडिया दे आल्सो फुलफिल एनी ऑफ द 2 कंडीशन। अगर उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंडपा या वो अगर भारत जब विभाजित नहीं हुआ था उससे पहले वो यहाँ पे पैदा लिए हुए हैं, ठीक है, बॉर्न किए हुए हैं, तो उसके पीछे भी दो अगर वो इस 2 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो क्या होगा, वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। पहला इन केस अगर वो ही माइग्रेट टू इंडिया बिफोर, अब देखो टाइम दिया कब, जुलाई 1948, ठीक है, and he had ordinary residential in India since the date of his migration, पहला। और इन केस ऑफ ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन एंड आफ्टर दिस तो ही हैज रजिस्टर्ड। सीधी सी बात है, अगर मान लो ये इससे पहले अगर वो आए और वो ऑर्डिनरी पीपल की तरह भारत में रह रहे हैं तो वो क्या होगा, इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। या तो अगर मान लो वो आफ्टर जुलाई 1948 आते हैं और वो क्या करते हैं अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी वो अगर वो फुलफिल करता है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। बट अगर कोई भी पर्सन है दे कुड बी द सो रजिस्टर ओनली इफ देखो बताने का अगर वो रजिस्टर किया ओनली इफ ही हैड रेसिडेंस इन इंडिया फॉर 6 मंथ, ठीक है। अब जब कभी उसने क्या किया, प्रोसीड कर दिया अपना जो डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, जो रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन था, अगर उसके बाद बोला इफ ही हैड बीन रेसिडेंस इन इंडिया फॉर द 6 मंथ, कब, जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है या उसका एप्लीकेशन डाल दिया जाता है उसके बाद की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन था। ऐसे देखो अब मैंने टोटल क्या बोला, 4 कंडीशन आपको मैंने बताया कि इस चारों कंडीशन में से अगर वो फुलफिल होता है तो उसके बाद देखो तीसरा कंडीशन क्या था, अगर कोई भी पर्सन ए पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान, अब जब अनडिवाइडेड हुआ, जब डिवाइड हो गया हमारे जो इतना प्यारा भारत को ये
पागलों ने जो डिवाइड कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, इन लोग के पास दिमाग तो था नहीं जो मतलब ऐसा सोचे भी थे कि डिवाइड कर देते या ये सब चीज, लेकिन चलो सब जो चीज होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो कह रहा है कि ए पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान, ठीक है, फ्रॉम इंडिया आफ्टर कब, वही मार्च 1 1947, बट वो क्या कि फिर वो क्या हुआ, वापस आ गया, रीसेटलमेंट इंडिया में आ गया। यार इतना प्यारा भारत है, इसमें कौन नहीं रहना प्रेफर करेगा। वही बोला कि अगर कोई पर्सन मान लो गलती से चला गया पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन उसने अपने कब, आफ्टर मार्च 1 1947, बट उसने क्या किया, अपना गलती सुधार लिया। क्या सुधार लिया, वो रिटर्न टू इंडिया, रीसेटलमेंट, दे कुड बी एन इंडियन सिटीजन। फॉर दिस ही हैड टू बी रेसिडेंस, वही फिर वही चीज है कि अपना आप रजिस्ट्रेशन करवा और 6 महीने आपको क्या है ना रहना पड़ेगा भारत में, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन क्या था कि अ पर्सन हु और एनी ऑफ उस, या तो वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी है, दैट वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, बट वो क्या कर ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल आउटसाइड इंडिया वो भी रह रहा है। अब देखो ये तो मान लो कि जो भारत में रह रहा है उसके रिलेटेड इतना ये चीज बताएगा, लेकिन एक मान लो कि अगर वो मान लो उसके पेरेंट्स या वो इंडिया के में बॉर्न हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया में, लेकिन अब वो क्या है ना एक ऑर्डिनरी पीपल की तरह क्या करा आउटसाइड द इंडिया वो रह रहा है, तो वो भी एक इंडियन सिटीजन कहलाएगा। अगर वो, लेकिन कब, जब वो डिप्लोमेट्स वगैरह वो क्या कर सकता है, वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है एक रिस्पेक्टिव कि हम इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो पहला चीज। दूसरा कि या तो वो क्या करे, आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन कवर द ओवरसीज इंडियन एंड हु वांट टू बी द एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, जो मान लो कि अगर अपने आप को क्या करे वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहता है, उसके रिलेटेड देखिए क्या हो गया, जो बाहर रहते हैं उसके रिलेटेड भी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रावधान दिया गया। अब देखो अब क्या हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अदर देन द अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन, अब ये तो दिए ही उसके रिलेटेड कुछ और कि नो पर्सन शैल बी द, अब देखो इसमें यहाँ पे सब कुछ मैंने एक एक चीज यहाँ पे दे दिया कि नो पर्सन दे शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो क्या करते हैं किसी और भी कंट्री का क्या करते हैं वो सिटीजनशिप लेते हैं। मैंने अभी बताया कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन अब बाहर के देशों जैसे यूएसए में वगैरह में क्या था 2 सिटीजनशिप। अगर कोई भी सिटीजनशिप अगर फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उसे भारत में सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर कोई भी पर्सन या हु इज और डीम टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया दे शैल कंटिन्यू टू बी द सच सिटीजन, या प्रोविजन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के थ्रू एनी प्रोविजन जो मेरे अगर उसको वो क्या करता फुलफिल नहीं करता तो वो सिटीजनशिप नहीं कहलाएगा। तीसरा, अगर पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी का भी अगर कोई गलत मैटर या एनी अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप को क्या कर सकते हैं, या तो एक्वायर कर सकता है या उसको टर्मिनेट कर सकता है उसके सिटीजनशिप को। तो यहाँ पे देखो ये कुछ प्रोविजन है जिसको अभी मैं आपको यहाँ तक, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ तक सही है तो आगे अभी हम लोग पढ़ते हैं। मैंने पीछे अभी आपको बताया था, ठीक है, मैंने क्या बताया था, एक मतलब उन्होंने एक डेडलाइन भी नहीं कहते, एक टाइम दे दिया। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आज के दौर में क्या कोरोना आ चुका है, ठीक है, मान लो अगर ये डेट एक लाइन हो गया, अब कोई भी क्वेश्चन अगर इंसान पूछता है आज के दौर में तो कोरोना से पहले और कोरोना के बाद, है ना, ऐसा पूछा जाता था। ऐसे ही जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाएगा तो उन्होंने क्या बोला था, सिटीजनशिप एक्ट जो लाया था वो कब 1955 में। अब कोई भी चीज अभी अगर हो रहा था तो हम लोग इसको एक तरीके से मान लेते थे कि हाँ ये एक तरीके से मतलब एक मीडियम लाइन है, इसके बाद या इससे पहले, ऐसा हम लोग कुछ वहां पे डिसाइड करते थे, ठीक है। तो देखो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट था, जो सिटीजन है वो क्या, तो या तो राइट मतलब राइट ऑफ द सॉइल, जैसे यूएसए वगैरह में क्या था, सिटीजन जो था वो राइट ऑफ द सॉइल था, ठीक है। और वही से अगर इंडिया में लेते तो क्या था, राइट ऑफ द ब्लड। तो ये यहाँ पे बता जी ऐसे मतलब एक तरीके से क्या है डिफरेंस करने की कोशिश की गई थी, यहाँ पे ये जरूरी था ऐसा ही हो। तो जो ओरिजिनली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 1955 में, वो क्या था, वो ये बोल दिया गया था कि अब इसको हम लोग क्या धीरे धीरे रिपेल करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई अभी 1955 में लिए गए फिर हम लोग कभी और अमेंडमेंट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे उसको एक तरीके से प्रोविजन को क्या करेंगे हम लोग फिक्स कर देंगे। जैसे फिर जैसे 2003 में अमेंडमेंट किया गया, तो अब अगर मोस्ट ऑफ द काम होगा तो वर्क जो होगा तो क्या होगा 2003 को अमेंडमेंट करते हुए जो किया उसके रिलेटेड हम लोग कोई भी चीज इसको मान लो प्रूव करेंगे या कोई भी चीज वहां पे बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो एक ये डायरेक्ट 2003 में ऐसा नहीं है कि यहीं पे अमेंडमेंट हुआ था, ये चीज आपको देखो 1955 में अमेंडमेंट हुआ, फिर क्या हुआ कुछ और जैसे एक्ट जो है ना वो अमेंडमेंट किया गया। जैसे मान लो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो 1986 में हुआ था पहले, फिर 1992 में हुआ, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट था ना उस अनुसार से ये लोग अमेंडमेंट उसमें किए जा रहे थे। फिर देखो 2003 में हुआ था, 2005 में भी हुआ, तो ऐसे इससे क्या हो गया, लेकिन हम लोग क्या जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश, ये जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2003 इसका ये मतलब नहीं है कि 1955 के बाद डायरेक्ट 2003 में, वैसा नहीं था। फिर 1955 के बाद क्या हुआ 1986 में भी कुछ अमेंडमेंट हुए,
फिर 1992 में, फिर 2003, फिर 2005 में भी होता है। तो अभी जैसे अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे अभी आपको और पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब देखो एक्वाइजेशन ऑफ द सिटीजनशिप, तो जो 1955 के बेसिस पे था ना, 5 वे में इन लोगों ने क्या बोला कि एक्वाइजेशन मतलब एक्वायरिंग सिटीजनशिप किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने 1955 में अमेंडमेंट एक्ट के तहत 5 वे इन्होंने बताया। पहला क्या था, बाय बर्थ, ठीक है। दूसरा क्या था, डिसेंट। तीसरा रजिस्ट्रेशन करके हो सकता है या न्यूट्रलाइजेशन। चौथा और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। अभी देखो एक एक चीज हम यहाँ पे आपको, ये टोटल 5 वे आपको समझना है, लेकिन मैं एक एक चीज आपको क्या है बाई कंसेप्टली आपको यहाँ पे मैं क्लियर करने की। देखो अब देखो डिसेंट का मतलब क्या होगा, मतलब जैसे या तो ओरिजिन हो गया या बैकग्राउंड हो गया, कोई भी पर्सन का या उसका फैमिली का या नेशनैलिटी का, ठीक है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे था। तो देखो एक एक करके अभी हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, बाय बर्थ। अब देखो बाय बर्थ मैंने अभी आपको ऊपर भी कितना मतलब हर एक चीज बताया, तो वो यही बताया कि अगर कोई भी पर्सन है, अ पर्सन, एक एक चीज समझना, कोई भी पर्सन है वो जो बॉर्न हुआ इंडिया में, तो ए पर्सन वाज बोर्न इन इंडिया ऑन एंड आफ्टर, एक टाइम दे दिया, क्या टाइम दे दिया, 26 जनवरी 1950। बट बिफोर, देखो हर एक ये टाइम अभी आपको बस समझना, बिफोर 1 जुलाई 1987 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इरिस्पेक्टिवली, या उसके जो या नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। यहाँ पे बताओ जो कि अगर कोई भी पर्सन है वो 26 जनवरी 1950 के बाद या 1987 से पहले जो जन्म लिया, तो वो बाय बर्थ क्या कहलाएगा, वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो जैसे आगे की ओर बढ़ते गए, तो हम यहाँ पे ये भी देखो बाय नेशनलिटी, लेकिन पर्सन अगर कोई बर्थ आफ्टर 1987, आपके माइंड में क्वेश्चन तो आना चाहिए कि सर आपने 1987 से पहले बोला, बट अगर कोई भी पर्सन मान लो कि अगर आफ्टर 1987, सपोज करो आफ्टर 1987 अगर वो बॉर्न करता है इंडिया में ऑन और आफ्टर 1987, इट इज कंसिडर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इफ आइदर उसके या तो पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स विद द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है ना। अगर मान लो उसने या तो 1987 या 1987 के बाद पैदा लिया, तो अब वो टोटली किस पे, उसके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। पेरेंट्स पे डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया कि या तो उसके पेरेंट्स उस समय में क्या होना, इंडियन सिटीजन होना चाहिए जब उसका जब वो बर्थ लिया, ठीक है। यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। तो ये दो चीज था। अब देखो फर्दर क्या होता है, अगर मान लो कोई भी बॉर्न लिया, अगर कोई भी बॉर्न होता है इंडिया में, कब, ऑन एंड आफ्टर दिसंबर 3, 2004। देखो ये डेट आपको याद रखना है, दे आर कंसिडर टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओनली कंडीशन क्या, अगर उसके दोनों पेरेंट्स क्या है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया है या सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन है, या नहीं तो कोई एक पेरेंट्स, ठीक है ना, या तो ओनली हुज पेरेंट्स इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आइदर और अदर इज नॉट इलीगल। अब देखो सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लो 2004 के बाद आप कंसिडर कर लो कि अगर कोई इंडिया में बर्थ हुआ, ठीक है, तो अब या तो उसके दोनों पेरेंट्स अगर मान लो इंडियन सिटीजन है तो बेटर चीज है, या तो कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है और दूसरा क्या है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, कब, जब उसका बर्थ हो रहा है। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करो कि यह क्या कहने की, मतलब सीधी सी बात है कि आपको इलीगल इंसान नहीं हो, तो अगर आपके एक पेरेंट्स भी अगर बाय बर्थ यहाँ पे है तो आप ये चीज माना जाएगा। अगर वही है कि अगर आप ये दो चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया बाय बर्थ में। अगर मान लो कोई भी सिटीजन जो चिल्ड्रेन है वो फॉरेन डिप्लोमेट है, वो पोस्ट किया गया इन इंडिया में और इनेमी दे कैन नॉट एक्वायर, वो सीधी सी बात है, कोई इंडियन मतलब सिटीजन से वो बाय बर्थ नहीं एक्वायर कर सकता है। तो मेन आपको ये याद, डेट का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके रखना है, ये डेट और ये डेट। अब तो ये डेट वैसे पूछा भी नहीं जाता, आपको इसी डेट में आपको पता चल जाएगा मोस्ट ऑफ द चीज। तो ये बाय बर्थ में कुछ ऐसी। अब देखो बाय डिसेंट में, अभी बाय बर्थ आपने समझ लिया, बाय डिसेंट में मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि अगर कोई भी पर्सन अगर आउटसाइड द इंडिया है, ठीक है ना, ए पर्सन हु इज बोर्न आउटसाइड इंडियन ऑन आफ्टर, वही फिर डेट वही दिया होगा 26 जनवरी 1950, और बट बिफोर दिसंबर 10 दिसंबर 1992। अगर मान लो कोई भी इंडियन सिटीजन है, ए पर्सन हु बोर्न आउटसाइड द इंडिया ऑन एंड आफ्टर टाइम दिया, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। अगर उसके फादर या इफ हिज फादर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके समय में अगर मान लो एक बच्चा है, ये मान लो भारत में पैदा नहीं हुआ, या मान लो घूमने गया या कुछ भी ऐसे फैमिली टूर पे गया, इसकी मम्मी पापा फैमिली टूर पे गए, ऑन दैट टाइम क्या था, इसके फादर लेकिन इंडियन सिटीजन थे, और ये क्या हो गया, एक तरीके से जाके ये न्यूयॉर्क में मान लो पैदा ले लिया। तो ये उस समय में क्या था कि अगर ये न्यूयॉर्क में पैदा लिया, तो अब देखो बाय बर्थ क्या हुआ, उसके फादर, लेकिन उसके फादर क्या है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन थे, तो उसके फादर जो इंडियन सिटीजन थे, तो उस समय में क्या हुआ,
जब वो उस समय में उसके मीन्स ये कह सकते हैं कि जो उसके फादर अगर उसके फादर भारत के सिटीजन है तो वो भी क्या कहलाएगा, इंडियन सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लो फिर दूसरा उसने टाइम दे दिया क्या, December 3, 2004 ऑनवर्ड, अगर कोई भी पर्सन अगर इंडिया के आउटसाइड अगर मान लो वो बाय बर्थ होता है तो दे अगर वो बोला कि जो मतलब December 3, 2004 ऑनवर्ड पर्सन हु बोर्न आउटसाइड द इंडिया दे शैल नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। उसके पीछे भी कंडीशन यही होगा, कंडीशन कुछ ना कुछ है, क्यों अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एंड एट इंडियन जो कंसोलिडेटेड होता है। अगर मान लो अगर उसका बर्थ आज हो गया, ठीक है, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर उसका बर्थ क्या होता है, अगर मान लो रजिस्टर कर दिया जाता है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर में, और या तो परमिशन ले लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आफ्टर, जब मतलब अगर वो एक होता है टाइम पीरियड एक्सपायर होने उससे पहले वो क्या किया उन्होंने, अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से वो क्या करता परमिशन ले लेता तो वो क्या कहलाएगा, वो इंडियन सिटीजन उस समय में कहलाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले भी टर्म एंड कंडीशन क्या है, या तो आप क्या करो रजिस्टर करवा दो, या और बर्थ बाय परमिशन, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो क्या करो, या तो वो एक्सपायर होने से पहले क्या करो, जो मतलब डेट जो टाइम पीरियड होता है वो एक्सपायर होने से पहले आप क्या करो, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए परमिशन ले लो। तो यहाँ पे ये यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाय डिसेंट में कुछ एप्लीकेशन, जैसे मान लो कि फिर तीसरा क्या पॉइंट होता है कि मान लो बाय एप्लीकेशन आपने रजिस्ट्रेशन बाय बर्थ, अगर मान लो कोई भी इंडियन जो आपने सीधा सा ये कर लिया कि हाँ चलो मान लो मुझे पासपोर्ट या वगैरह ये सब चीज क्या नहीं है, उस समय में क्या होता नहीं होता, तो बच्चा पैदा लिया तो उस समय पासपोर्ट वगैरह थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे ये यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है, यही चीजें बताने की कोशिश की जाए। जो तो तीसरा कंडीशन यही है कि अगर मान लो कि हम नए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया, मतलब ऑफ बर्थ ऑफ ए माइनर चाइल्ड, तो उस समय क्या होगा, जो इंडियन कंसुलेट है वो क्या करेगा, अकम्पलिश करेगा क्या, जो अंडरटेकिंग अगर वो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, या तो रिटर्न फॉर्म में देंगे कि ये जो बच्चा माइनर चाइल्ड है ही और सी डज नॉट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, वो चीज वो रिटेन में वहां पे देंगे। सीधी सी बात है, ये जो बच्चा है ये आपका है, मान लो आप भारत देश से बाहर कहीं आए हो, तो ये क्या है ना, रिटर्न कंडीशन में रहेगा कि इसके पास ये माइनर है तो ये किसी और देश का पासपोर्ट ये अब होल्ड नहीं कर सकता। बाय डिसेंट में ये चीज तभी इसको क्या अगर इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे मान लो कि अगर मान लो फिर वही अगर मान लो फर्दर एक और माइनर हो, वो सिटीजन है इंडियन सिटीजन का डिसेंट, लेकिन वो क्या करा कि किसी और इट इज ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री अनदर शैल बी द सीज, तो क्या होगा, जो अगर वो इंडियन सिटीजन है, पहली चीज, दूसरी क्या है, अगर मान लो इंडियन सिटीजन है और दूसरा क्या होगा कि वो अगर किसी और देश का सिटीजन है तो वो क्या होगा, सीधी सी बात है, उसका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो क्या करेगा, सीज कर लिया जाएगा, और ही डज नॉट रिनाउंस द सिटीजनशिप और नेशनलिटी ऑफ अनदर। या तो आप क्या करो, या उसको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस समय में आप क्या करो, उसको मतलब सबमिट कर दो, नहीं तो क्या होगा 6 महीने के अंदर वो क्या करो, फुल एज उसका जो अटेंडेंस है वो अटेंड जो करता है वो नहीं होगा। सीधी सी बात यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर आप किसी और देश का सिटीजनशिप अगर आप लेके रखते हो तो आपको क्या होगा, इंडियन सिटीजनशिप आपको नहीं दिया जाता। अगर सपोज आप माइनर हो तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस समय 6 महीने के वीक में आप क्या करो, जो दूसरा सिटीजनशिप आपने लिया वो आप क्या करो, या तो खत कैंसिल कर दो, नहीं तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या था, ये एक तरीके से बाय डिसेंट था। तो यहाँ पे देखो ये जो सिटीजनशिप है ये आज के दौर में क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये टॉपिक तो मान लो एक बुक में दे दिया और हम लोग क्या करें, पढ़ रहे हैं, हाँ बुक में दिया हुआ हम लोग उसको पढ़ लेंगे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि सिटीजनशिप कैसे, मान लो कि दो, अभी मैंने बाय बर्थ बताया, फिर मैंने बाय मतलब डिसेंट बताया, अब मान लो बाय रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंने आपको अभी बता दी, जो शुरू मैंने किया था तो उस समय मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट डिक्लेयर किए थे। क्या क्लियर किए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या मान लो वो एप्लीकेशन रजिस्टर करेगा सिटीजन ऑफ एनी पर्सन, बट कंडीशन ये कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, और उसके पास उन्होंने क्या ना कुछ टर्म एंड कंडीशन दे दिया कि ये मतलब एक तरीके से वो इस क्राइटेरिया में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन है, जो मतलब रजिस्टर किया गया सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ एनी पर्सन, दे आर, बस उसमें कंडीशन एनी पर्सन में ये कंडीशन दिया कि दे आर नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट। तो देखो एनी पर्सन में जो इन्होंने कंडीशन दिया तो वही बोला कि इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, उसमें कुछ क्राइटेरिया क्या दिया, पहला कि ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया फॉर द 7 ईयर, और ये चीज आपको याद रखना, और बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, अगर आप मान लो कोई रजिस्ट्रेशन करने गए तो लेकिन आपको उससे पहले ये होगा कि आप इंडियन ओरिजिन कम से कम 7 साल आप भारत में रहे, तभी आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो कि हमको मतलब नागरिकता, जो हिंदी में कहते हैं ना, नागरिकता मुझे चाहिए। तो वो यही चीज है। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ये चीज आज के दौर में, जो कितना प्रॉब्लम हो रहा है बांग्लादेश में, बंगाल में देख लो,
और आसाम में भी आज के दौर में टर्म एंड कंडीशन क्या है ना, लोग इलीगल माइग्रेंट हो गए, जैसे मान लो रोहिंग्या, आपने देखा होगा रोहिंग्या कम्युनिटी वगैरह, जैसे जो म्यांमार वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो वो लोग क्या करते हैं, पानी के रास्ते क्या होता है, भारत में आके शरण ले लेते हैं और कुछ समय बाद क्या करते हैं, अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और हमारे पॉलिटिशियंस जो लोकल लेवल पे इलेक्शन लड़ते हैं वो भी क्या करते हैं, उसका फॉल्स या वोटर आईडी कार्ड प्रेपर कर देते हैं, क्योंकि उनको वोट से मतलब है। 5 साल में एक बार उनको पता है कि उनको वोट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद वो लगाने की कोशिश करते थे। इसीलिए कुछ पेपर्स वगैरह बहुत जरूरी है जो रहना चाहिए। दूसरा जो रजिस्ट्रेशन करता है पर्सन, यही फिर यही बोला गया कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल हो सकता है किसी भी कंट्री का और प्लेस आउटसाइड द वो अनडिवाइडेड इंडिया। A person of Indian origin who is ordinary residence in any country or place outside the undivided India। ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई पर्सन है वो मैरिड कर लिया सिटीजन ऑफ इंडिया में, अगर ऑर्डिनरी और वो भारत में 7 साल से रहेगा बिफोर में, अगर वो ये कि अगर मान लो कि मैं हूँ और कोई और या आपकी, ये 2 इंसान ले लेते हैं, ठीक है, ए और बी ले लिया मैंने, ठीक है, ए और बी ले लिया। अब मान लो बी ने क्या किया, ए से के साथ मैरिज कर लिया, तो ऑर्डिनरी क्या है ना, बी भी जब मैरिज करा तो बी क्या है ना, कम से कम अगर भारत में ऑर्डिनरी पर्सन बिना रजिस्ट्रे, पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने गए कि हमको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो इससे पहले ये पता होना चाहिए कि ये ऑर्डिनरी पर्सन जो है 7 साल कम से कम भारत में रहना चाहिए, उसका रेसिडेंशियल जो है ना 7 साल भारत में होना चाहिए। चौथा क्या है ना, माइनर जो चिल्ड्रेन है कोई भी पर्सन का, वो क्या है ना, माइनर चिल्ड्रेन ऑफ पर्सन हुआ द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो ये कुछ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके ऑप्शन है। फिर अगर मान लो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि अगर कोई भी पर्सन अगर फुल एज और कैपेसिटी के साथ, अगर मान लो वो पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे वही चीज बताने की कोशिश की। सब कुछ सेम, मतलब एक तरीके से होता है ना कि आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मान लो कोई भी पर्सन अगर फुल एज और कैपेसिटी, जिसके में या तो हु और आइदर हिज पेरेंट दे वर द अर्लियर, मतलब सिटीजन जो इंडिपेंडेंट इंडिया का, दे आर रेसिडेंशियली ऑर्डिनरी, एंड अगर मान लो कोई भी चीज, अगर मान लो किसी के पेरेंट्स है, ठीक है, उसके पेरेंट्स अगर मान लो इंडियन सिटीजन है और उसने क्या कर दिया, अगर मान लो वो ऑर्डिनरी पर्सन बाहर रहता था भारत से बाहर, तो उसको अगर मान लो भारत में आना है, तो दोस्त 12 महीने तक इमीडिएटली, अगर मान लो कोई एप्लीकेशन करा उससे पहले उसको ऑर्डिनरी क्या रेसिडेंस अगर भारत में 12 महीने तक रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश करी थी। ये जो ऊपर जो सभी के सभी जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताई, ये एक तरीके से क्या है ना, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा कब, जब इंडियन सिटीजनशिप वगैरह या रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया, जिससे आपको क्या है ना बेनिफिट हो सके। अब देखो ये था रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो केस अपने क्या है, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, चौथा अपने पास क्या है, नेचुरलाइजेशन, जो अभी मैंने बताया क्या बाय नेचुरलाइजेशन। सबसे बड़ी चीज क्या होता है, अगर मान लो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, समझ, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, अगर मान लो कोई एप्लीकेशन ग्रांट करता है, अगर सर्टिफिकेट अगर नेचुरलाइजेशन का अगर किसी भी पर्सन का, ठीक है, बस वही है वो इलीगल माइग्रेंट हो जाए, तो उन्होंने कुछ क्या है क्वालिफिकेशन दे दिया। क्वालिफिकेशन मीन्स क्या होगा, उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन दे दिया। टर्म एंड कंडीशन इसका मतलब ये था कि अगर मान लो कोई भी, अगर वो भी इफ एनी पर्सन या मे बी ही और मे बी दैट पर्सन इज ही और दैट लेडी इज मे बी ही इज मे बी ही और सी, ओके, तो दैट वही बोला कि ही इज नॉट ए सब्जेक्ट और द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। अगर मान लो वो अगर उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो वो क्या है ना किसी और भी इंडिया किसी भी और कंट्री का वो सिटीजन नहीं होना चाहिए, तब उसके इस चीज को क्या करा, मतलब बाय न्यूट्रलिटी क्या होगा, फिर ग्रांट किया जाएगा। अगर मान लो ऐसा नहीं है, अगर वो क्या किया कि अगर मान लो इस देर पहले से उन्होंने क्या ना ऑस्ट्रेलिया का लेके रखा हुआ और फिर वो आके इंडिया में अगर वो फिर आके अगर चाहेगा तो उसको क्या होगा, वो सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि अगर मान लो दूसरा कंडीशन ये है कि अगर दैट इफ ही इज द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, और वो अगर मान लो किसी और कंट्री का, लेकिन अगर मान लो उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो अपने जो सिटीजन उसको क्या रिनाउंस करना पड़ेगा, तभी जाकर उसको क्या करेगा, इंडियन सिटीजनशिप का जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तीसरा यही चीज है कि वो मान लो अगर गुड कैरेक्टर है उसका, या वो मान लो उसके पास अगर हमारे जो शेड्यूल है, तो 8 शेड्यूल में क्या ना टोटल स्पेसिफिक कुछ लैंग्वेज है, तो वो यही बताने की कोशिश कर। मैंने इसके लिए भी एक चैप्टर किया हुआ है, जो आपको अगर हो तो पढ़ के देखना एक तरीके से। उसमें हर एक चीज मैंने एक चीज, मतलब जो हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज हो गया या जो अपने पास शेड्यूल लैंग्वेज, 8 शेड्यूल लैंग्वेज, जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा चीज मैंने एक अच्छी तरीके से फ्रेम आउट करके मैंने वहाँ पे आपको एक पूरा वीडियो में एक तरीके से डाल के दे दिया कि आपको कहीं 10 जगह खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही बोल रहा है कि जो उसके बाद क्या ही हैज एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, या उसको जो 8 शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, ठीक है।
तो यहाँ पे आप एक चीज है कि ये आपको क्या ना कुछ है, कुछ मतलब हमारे बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है। फिर अगर मान लो कि वो वही ये भी बोला गया कि उसमें क्या है कि अगर इफ ही हैज आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और दे आर बीइंग सर्विंग द सर्व ऑफ ए गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्सली, ठीक है, और पार्सली द वन एंड द पार्सली द अदर, तो वो बोला गया कि उसको भी टाइम पीरियड दिया जाएगा थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली। जब वो एप्लीकेशन डालता है तो वो कम से कम भारत के लिए कुछ ना कुछ वो काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये कुछ हर एक चीज़ क्या ना कहीं अपने देश के लिए एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी भी है कि हाँ ये चीज़ आपको क्या ना रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लो कि आप कहीं और देश से आए, किसी और देश से आए और भारत में आपने क्या कर दिया, आप यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए मतलब वो डाल दिए। तो यहाँ पे ये बोला कि अगर मान लो आप सिटीजनशिप लेते हो तो आपके बाय न्यूट्रल में क्या ना आपके पास कोई आपके ऊपर कहीं पे भी कोई क्राइम रिकॉर्ड अलाउ नहीं होना चाहिए। इसलिए आज के दौर में हर एक चीज़ देखते हो डिजिटली, मतलब एक आधार कार्ड बनाया जाता है, जिससे अगर मान लो आपकी कहीं पे भी पूरे भारत या वर्ल्ड में भी आपके ऊपर कोई भी केसेस वगैरह, तो वो क्या है ना पूरी तरीके से ऑनलाइन वो चीज़ दी। लेकिन वो एक तरीके से गलत है, राइट टू प्राइवेसी है। क्योंकि अभी मैंने कहीं पे एक मतलब ये पढ़ रहा था, मतलब एक केस में पढ़ रहा था, उस पर क्या ना उस इंसान पे क्या ना एक फॉल्स एलिगेशन लग गया था, ठीक है। अगर सपोज करो उस पर फॉल्स एलिगेशन लग जाता है, तो फॉल्स एलिगेशन लगने के बाद क्या है ना, आपने तो उसको ऑनलाइन दिखा दिया कि हाँ इस पर क्या है ना केसेस चल रहे हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो गया, वो केसेस क्या हो गया, उस पर फॉल्स एलिगेशन लगे। तो लेकिन अब आने वाले समय में क्या होगा, उसके नाम के आगे तो ये चीज़ टैग लग जाता है जो चीज़ गलत है। और गवर्नमेंट लोग क्या, आपको पता है कितना स्लो वर्क करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है वो हटता नहीं रहता। इसके लिए उन्होंने फिर से वो इंसान आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में फिर जाके ये चीज़ किया। फिर देखो यहाँ पे मैंने यही चीज बताया कि वो अगर आप एक तरीके से कि वो क्या है ना कि अगर मान लो कि या मान लो दैट इज इवेंट, वो बोला कि अगर मान लो सर्टिफिकेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको ग्रांट करना, ठीक है, तो इफ ही इंटेंडेड टू द रिसाइड इन इंडिया और इंटर इनटू द कंटिन्यू इन द सर्व, मतलब वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने पीछे ही बताना, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में अगर आप काम कर रहे हो तो वो क्या करेगा, वेयर इट इज ए मेंबर ऑफ और अंदर है सोसाइटी हो या किसी भी कंपनी हो गया या कोई भी चीज का पर्सन है, तो वो ये बोला वो एस्टेब्लिश किया इंडिया में है, तो उसके लिए भी उसको क्या है ना दिया जाएगा। लेकिन उसके पीछे भी ये टर्म एंड कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बाय न्यूट्रलाइजेशन के रिलेटेड ये प्रोसेस है। फिर अब हम चलते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अभी मैंने बताया बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का ये मतलब हो गया कि अगर मान लो हमने कोई टेरिटरी, जैसे मान लो पौंडीचेरी था उस समय में, गोवा था, ये हमने क्या कर दिया था, एक्वायर किया था किससे, फॉरेनर से। तो उस समय में जो भी लोग उस घर पे रहते होंगे मतलब उस जगह पे या उस टेरिटरी पे रहते होंगे, तो वो भी क्या एक तरीके से कहलाएंगे, वो भी दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने अभी बताया क्या ना, जैसे पौंडीचेरी भी एक तरीके से इंडिया का पार्ट है, तो हम लोगों ने क्या किया था, ये एक्वायर किया था। मतलब ये यहाँ पे एक चीज बताने की, ये हर एक चीज यहाँ पे क्या था, अगर ऐसा कुछ है बाय इनकॉर्पोरेशन के थ्रू तो उसे भी इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे दिया जाएगा। तो देखो ये टोटल 5 थे कि कैसे कैसे हम लोग इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे देते हैं क्या कि मतलब आपको कोई भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपको एक इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिल सकता है, उसके लिए यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन 5 टोटल पढ़ा था, ठीक है ना। 5 हम लोगों ने भी क्या आपके बुक वगैरह में, अब जब लेटेस्ट वगैरह था तो अब देखो छठा क्या था, एक तरीके से स्पेशल प्रोविजन था जो सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन, मैंने आपको बताया था जो बांग्लादेश वगैरह से हो गया या म्यांमार से क्या हुआ था। तो यहाँ पे वही बात है जो कवर किया गया किसके, तो बाय द असम अकॉर्ड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985। अब असम से रिलेटेड इन्होंने कुछ यहाँ पे क्या एडिशन दिया कि अगर मान लो कोई भी किसी भी पर्सन के स्पेशल प्रोविजन, अगर मान लो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया कवर करते हैं बाय असम अकॉर्ड के, जिसमें उसने क्या कर दिया था, कुछ न कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया था। टर्म एंड कंडीशन उसने पहला क्या दिया था, क्योंकि ऑल द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जो कि मतलब आसाम आया था कब, बिफोर 1 जनवरी 1966, कहाँ से, बांग्लादेश से। हु दे हैव बिकम द ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन असम, डेट जो एंट्री किया इनटू द असम वो बता दिया कि क्या डेट होना चाहिए, फ्रॉम जनवरी 1 1996। तो वो क्या ऑर्डिनरी पर्सन की तरह वो क्या ना भारत में रह रहे, भारत स्पेशली क्या आसाम में रहते, उसको बोला गया कि आसाम शैल बी द डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एज फ्रॉम द जनवरी 1 1966। दूसरा बोला कि अगर कोई भी पर्सन, अगर मान लो कोई भी इंडियन ओरिजिन, अगर मान लो इंडियन पर्सन है वो ओरिजिन, वो दे बिकम द हु कम टू आसाम ऑन एंड आफ्टर, कब, ये टाइम दे दिया गया, लेकिन कब, जब एक बांग्लादेश के बीच में अपने उस समय जब बांग्लादेश का लड़ाई हुआ तो बोला कि बिफोर मार्च, एक टाइम दे दिया कब, 25 मार्च 1971 फ्रॉम बांग्लादेश दे हैज बीन द ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन आसाम। वही बोला कि वो जो सिंस द डेट ऑफ द ही इंटर इनटू द असम एंड हु डेडिकेटेड टू बी द फॉरेन दे शैल बी द रजिस्टर हिमसेल्फ। अपने आप जो लग रहा है कि नहीं इस समय में हम नहीं आए हुए थे या हमें इस समय प्रॉब्लम आया, तो वो क्या करे, एक तरीके से अपने आप को क्या करे, रजिस्टर करवाए, उस समय में वो देखा जाएगा। जो एनआरसी वगैरह भी आपने देखा, जो
एक तरीके से अभी आसाम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चला आ रहा था। अब यही चीज़ है कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है वो क्या कर रजिस्टर किया, ठीक है, दिस शैल बी डूम्ड टू द इंडियन सिटीजन, लेकिन अगर मान लो सारा चीज़, लेकिन एक तरीके क्या होगा, हर एक 10 साल में क्या होगा, पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन ऑफ डिटेंशन, सॉरी डिटेंशन एज ए फॉरेन, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, डिटेंशन एज ए फॉरेनर। तो वो क्या हो, जो अगर मान लो कोई भी इंसान अगर मान लो रजिस्टर किया हो, जब उसने रजिस्टर किया तो वो इंडियन सिटीजन मान लो डीम टू बी द इंडियन सिटीजन फॉर ऑल द पर्पस, लेकिन बोला गया डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ था, लेकिन उसके पास देखो सब कुछ है, उसके पास हर एक 10 साल में, मतलब इंटरवेटिंग पीरियड है उसका 10 साल में, उसके पास राइट है, ऑब्लिगेशन है कि वो इंडियन सिटीजनशिप होगा, लेकिन उसके पास एक कंडीशन है, एक्सेप्ट राइट टू वोट। राइट टू वोट का राइट किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के पास ही रहेगा, फॉरेनर के पास में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ जो टोटल कुछ प्रोविजन है। अब देखो अभी हम लोगों ने ये देखा कि मान लो कि हम मतलब एक तरीके से कि इंडियन सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, अब ये भी है कि आपका सिटीजनशिप कैसे लॉस होगा। तब देखो 1955 में इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था और इन्होंने ये बोला था कि अगर मान लो आप ये 3 तरीके से आपका इंडियन सिटीजनशिप क्या होगा, लॉस हो जाएगा, जिसमें वो क्या बोला गया कि जैसे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। पहला क्या था, यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर मान लो रिन्यूकेशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, डिप्राइवेशन हो गया, इन्होंने ये 3 कंडीशन दिया था कि इसके तहत अगर आप आते हो तो क्या होगा, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका जो सिटीजनशिप है वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो जो बाय रिन्यूकेशन के इसमें क्या हो गया कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है, इसमें उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया, क्या दिया कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और द फुल एज ऑफ द कैपेसिटी, ये बोला गया कि अगर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया दे, मतलब एक तरीके से बोल सकता है कि या फुल, मतलब एक तरीके से फुल एज ऑफ द कैपेसिटी, दे मेक ए डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की है, कोई भी अगर इंडियन सिटीजन वो क्या कर सकता है, दे कैन मेक डिक्लेरेशन रिनाउंस हिज इंडियन सिटीजनशिप। या मान लो अगर कोई भी माइनर चाइल्ड है, अगर हम इसी में ले लेते कि अगर मान लो इफ देयर इज एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन दे ऑल्सो लॉस देयर, अगर मान लो कोई एक पेरेंट्स उसने अपना क्या कर दिया, सिटीजनशिप कैंसिल करवाया, ठीक है, रिनाउंस करवाया, तो वो क्या होगा, उसका जो माइनर चाइल्ड है उसका भी ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो दैट पर्सन ऑल्सो लॉस इंडियन सिटीजनशिप। अब जो भी चाइल्ड है, अगर मैं चाइल्ड है, दे कैन अटेंड द एज ऑफ 16, ठीक है। अब देखो चाइल्ड जो ये जब उस समय तो क्या वो माइनर था तो उसका क्या हो गया, वो एक तरीके से सिटीजनशिप कैंसिल, लेकिन अगर मान लो चाइल्ड अगर जाके एक समय के बाद क्या हो गया, 18 साल का हो जाता है, ठीक है। इफ द चाइल्ड दे अटेंड द एज ऑफ द 18 दे मे बी रिज्यूम देयर इंडियन सिटीजनशिप। तो ये जब आप माइनर थे तो आप क्या कर सकते हो, उसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है, आपका वो चीज रिन्यूअल हो सकता है। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे, उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो कोई भी पर्सन है, अभी मैंने बताया कि अगर वो माइनर चाइल्ड है वो लॉस कर सकता है, लेकिन फिर क्या कर सकता है, 18 साल का वो क्या करेगा, अपना वो इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है, बाय रिनाउंस के थ्रू होगा। बाय मान लो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या, अगर मान लो कोई भी इंडियन वॉलेंट्री है या कोई भी एक्वायर करेगा इंडियन सिटीजनशिप, अगर मान लो किसी दूसरे देश का अगर वो सिटीजनशिप ले लेता है तो उसका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। या कोई भी जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन हाउएवर, मतलब एक कंडीशन दे दिया, जो इंडियन है वो क्या कर दिया, अगर मान लो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर के समय में अगर वो उसमें अगर वो बोला कि ड्यूरिंग अ वॉर विच इंडिया इज इंगेज, ये बोला कि अगर मान लो किसी भी लड़ाई वगैरह के समय अगर इंडियंस अगर वहाँ पे इंगेज है तो उस समय ये क्या होगा, ये नहीं एक्सेप्ट किया जाए, वो टर्मिनेट नहीं होगा। बाय डिप्रेवेशन, अभी वही मैंने बताया कि अगर मान लो कोई भी सिटीजन है वो बाय फ्रॉडली इंडियन सिटीजनशिप लेता है तो कैंसिल हो जाएगा। सिटीजन अगर मान लो डिसलॉयलिटी के साथ रहता है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर वो मान लो अनलॉफुल ट्रेड कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है एनिमी के साथ वार के समय में तो उसका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई भी अगर मान लो विद इन 5 ईयर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलिटी दे कैन इम्पोज इन, अगर मान लो करने के बाद 5 साल के बाद अगर मान लो दे बीइंग इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर द 2 ईयर, अगर मान लो उसने इंडियन सिटीजनशिप का दे दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन क्या हो गया, अगर मान लो फिर 2 साल के लिए किसी भी देश में इम्प्रिजन हो गया तो उस समय उसका ये इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। सिटीजन जो मतलब एक तरीके से 7 साल से ऊपर कंटिन्यूसली अगर भारत देश से बाहर रह रहा है तो उस समय भी इसका ये एक तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से सही है, इसीलिए सही है ना कि ये हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिट का काम कर रहा है। हम लोग देखो जैसे अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था, शुरू में आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज को रिलेट कर दिया था, क्या जो सिंगल सिटीजनशिप या जो डबल सिटीजनशिप। तो अभी हम लोग क्या है सिंगल सिटीजनशिप से रिलेटेड बात करते हैं। देखो सिंगल सिटीजनशिप से रिलेटेड मैं बात करने का मेरा ये मतलब है ना कि अब हम लोग क्या है, देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन कहीं कहीं क्या है डुअल गवर्नमेंट डुअल सिटीजनशिप है। जैसे मान लो यूएसए वगैरह में आप चले जाओ तो वहाँ पे क्या है डुअल गवर्नमेंट सिटीजनशिप है। पहला क्या है ना, आप स्टेट का तो अलग है और एज वेल एज जो कंट्री का वो अलग है।
तो यहाँ पे यही चीज बताने की, जैसे मान लो अदर फेडरल स्टेट है, मैंने भी बताया, जैसे लाइक यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब क्या है ना डबल गवर्नमेंटशिप, डबल सिटीजनशिप को क्या इन लोगों ने अडॉप्ट करके रखा है। लेकिन इंडिया में क्या है ना, इंडिया में अगर आप मान लो किसी स्टेट में आप बॉर्न होते हो या कहीं पे आप एंजॉय करते हो, तो सारा पॉलिटिकल सेम राइट, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप मान लो जम्मू कश्मीर में, अब आप जम्मू कश्मीर में अगर आप मान लो बाय बर्थ हुए हो, हुआ आपका, और अगर आप मान लो आप सेम मतलब राइट मान लो कि आपको द राइट टू स्पीक या पॉलिटिकली पॉलिटिक्स या सिविल जो भी राइट्स होते हैं, वो आपको क्या है ना, आपको कन्याकुमारी मतलब आपको तमिलनाडु में भी, सॉरी कन्याकुमारी से तमिलनाडु में भी आपको क्या है ना, वो हर वहां तक आपको सेम राइट्स आपको मिलेगा, कोई चीज डिफरेंस नहीं आपको मिलेगा वहां आपको रहने का या सब कुछ, कोई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपको क्या होगा वहां पे वो चीज, मतलब आपको हर एक वो चीज, मतलब एक पूरे कंट्री में आपको सिटीजनशिप का आपको वो सेम चीज वहां पे मिलेगा। लेकिन देखो कुछ कुछ जनरल्स होता है, जैसे क्या तो कुछ रूल्स होते हैं जो एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सब्जेक्ट ऑफ सम एक्सेप्शन। जैसे मैंने भी बताया था कि आर्टिकल 16 मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आर्टिकल 16 में पार्लियामेंट दे कैन प्रिस्क्राइब द रेसिडेंस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज ए कंडीशन फॉर द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जैसे मैंने बताया था कि लोकल अथॉरिटी वगैरह या स्टेट वगैरह में उससे रिलेटेड क्या है ना, आर्टिकल 16 में जैसे अपॉर्चुनिटी वगैरह दिया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये बोला जाता है, जैसे मान लो कि रिजर्वेशन समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह का मतलब जो अथॉरिटी है वहाँ पे आप देखते हो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गया या जो रिक्वायर्ड होगा रेसिडेंस, वहाँ पे क्या होता है कुछ गेजेटेड पोस्ट हो गया, नॉन गेजेटेड पोस्ट, उससे रिलेटेड वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या है ना, एक तरीके से माइनर सा चीज वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखेगा। लेकिन वो वही चीज बता रहा है कि अगर मान लो कि ये माइनर सा डिफरेंस, जैसे मान लो कि अथॉरिटी बोला गया क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी प्रिस्क्राइब रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली फॉर द अपॉइंटमेंट टू द नॉन गेजेटेड पोस्ट इन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। जो एडमिनिस्ट्रेशन एटीएम जैसे आंध्र प्रदेश हो गया या हिमाचल प्रदेश हो गया या मणिपुर या त्रिपुरा, तो वही बताइए। और इसको भी इन लोगों ने क्या कर दिया, एक्साइटेड पे इस एक्ट को क्या कर दिया 1970 में, क्या कर दिया ये, मतलब एक तरीके से इस एक्ट को इन लोगों ने क्या खत्म कर दिया। तो ये सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ पे देखो तरीके से बोला गया। दूसरा मैंने आपको बताया था क्या कि जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या ना डिस्क्रिमिनेशन करता है क्या कि मतलब कोई भी सिटीजन जैसे ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या रिलीजन हो गया, रेस, सेक्स, कास्ट, उसके बेसिस पे इन लोगों को क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये इसका मतलब ये होगा कि आपको हर एक सेम प्रॉफिट या जो भी चीज़ है, जैसे मान लो स्टेट कैन प्रोवाइड ए स्पेशल बेनिफिट और द गिव द प्रेफरेंस टू इट्स रेसिडेंस इन द मैटर, और वो क्या करे एक तरीके से उसमें क्या कर कोई भी प्रीव्यू जो होता है राइट से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडियन सिटीजन को ऐसा कोई प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड होगा, वो आपको हर एक चीज एक तरीके से एक स्टेट जो आपको सेंटर देना चाहती है वो एक स्टेट भी आपको वो सब कुछ वहां पे देगा। फिर आर्टिकल 19 मैंने आपको बताया था फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, वही रेसिडेंशियल टू दिस वन है, बट कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़ दे तो आपके पास पूरा तरीके एक तरीके से आपको इंटरेस्ट है जो प्रोटेक्ट वगैरह होता है या जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, तो वहाँ पे ये चीज बतानी। तो यहाँ पे देखो मेरा एक ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि सिंगल सिटीजन से आपको है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको कहने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन का भी आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे अंडमान निकोबार में एक ट्राइब्स है, उसका नाम आपको बताना है, वो ट्राइब्स क्या ना वो भी वो अकेले मतलब वो एक तरीके से इन लोग हमारे आपसे क्या ना बहुत डिफरेंट है, तो उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बताने की कल्चर या तो कल्चर के बेसिस पे हो गया या लैंग्वेज के बेसिस पे या कस्टम मैनर के बेसिस पे कुछ सेफ गार्ड जो ट्रेडिशन वगैरह क्या होता है कुछ सेफ गार्ड वहाँ पे प्रोवाइड। मैंने आपको ये चीज़ समझाया। फिर जैसे अब देखो क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि जो जम्मू कश्मीर में टिल 2019 तक देखो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में कुछ अलग रूल्स फॉलो किए जाते थे, लेकिन क्या हो गया 5 अगस्त आई थिंक 5 अगस्त 2019 के बाद क्या नहीं ये सारा का सारा चेंज कर दिया गया, और सब जो जैसे ही इसका यहाँ से ये आर्टिकल हटा, और उस आर्टिकल का नाम आपको बताना है, आर्टिकल कौन सा हटाया गया था जम्मू कश्मीर से। तो अब देखो उसके बाद क्या हो गया सारा चीज मतलब जो एक होता है ना कि जिसमें जो पर्सन वो सेटल है उस स्टेट में वो भी वो उसके पास इम्पावर हो गया, सब कुछ सेम हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया या जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया या सेटलमेंट ऑफ द स्टेट, वो सारा का सारा जो मतलब आर्टिकल 35A कहते भी हैं और आर्टिकल 370 आई थिंक ऐसा कुछ कहते हैं, हमको भी याद नहीं, आप प्लीज मुझे बताओ। जैसे ही ये चीज वहां से इंसर्ट से हटाया गया उसके बाद क्या हो गया वहां पे, अरे यार मैंने यहाँ लिख ही दिया, ये हटते यहाँ पे क्या हो गया अब ये नॉर्मल जम्मू कश्मीर एक तरीके से नॉर्मल स्टेट की तरह हमारे भारत की तरह पूरे भारत की तरह जो सिटीजनशिप मिलता है वैसे वहाँ पे भी एक तरीके से सिटीजनशिप का वहाँ पे भी सेम इंपॉर्टेंस होने लगा। वरना उससे पहले क्या होता था थोड़ा सा वहाँ पे अलग अलग जैसे 6 साल का कुछ रूल्स था या कुछ ऐसा वहाँ पे प्रावधान था, ये चीज आपको समझ आना चाहिए।
अब देखो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में क्या होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप क्या हो गया, जैसे मान लो एक्सटर्नल अफेयर हो गया, उन्होंने क्या कहते हैं एक हाई लेवल कमेटी डायस्पोरा दिया, जिसमें एलन सिंघवी की मतलब अध्यक्षता में एक तरीके से ये चेयरमैनशिप में ये क्या करते हैं कमेटी सेटअप की। इस कमेटी ने क्या कर दिया, अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया। अभी मैं आपको देखो रिपोर्ट सबमिट किया 2002 में। उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया कि जो 1977 1955 में जो उन्होंने क्या कर दिया, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो 1955 है, उसके रिलेटेड उन्होंने क्या ग्रांट जो डुअल सिटीजनशिप है, तो पर्सन को जो इंडियन ओरिजिन है वो बिलोंग टू द स्पेसिफिक कंट्री, दे बिलोंगिंग टू द सर्टेन स्पेसिफिक कंट्री। लेकिन उसके बाद भी ये थी सीधा सा ये कुछ मॉडिफिकेशन, फिर मतलब जैसे जो अमेंडमेंट हुआ 2015 में, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होता है, प्रिंसिपल जो था उसको एक नया स्कीम जो ओवरसीज सिटीजनशिप इन इंडिया कार्ड होल्डर के तौर पे यहाँ पे क्या कर दिया इन लोगों ने, एक तरीके से स्कीम ले आया कार्ड के तौर पे। तो देखो यही है कि अब ये एलिजिबिलिटी दिया गया कि एलिजिबिलिटी हु अप्लाई टू द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, वो वही है कि 1950 में जो बताया गया वो एक इंडियन सिटीजनशिप है, या वही बोला गया जो एलिजिबल है जो दे बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। जो टेरिटरी में मतलब इंडिया के टेरिटरी में जो आया 1997 के पास, जो चाइल्ड है उससे रिलेटेड, माइनर से रिलेटेड, जिसका पेरेंट्स का माइनर भी जो क्या दोनों के दोनों इंडियन है, और जो मतलब मान लो जैसे शादी वगैरह कर लेता उससे रिलेटेड यहाँ पे अगर मान लो वो दे आर मैरिड फॉर मोर देन 2 years कंटिन्यूसली बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो उसको भी एक तरीके से क्या होगा, ये एक तरीके से ओवरसीज जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड का ये कुछ स्कीम दिया गया, जो कि आपको मतलब मैंने ऊपर से नीचे जो भी आपको मैंने पूरा प्रीव्यू दिया उससे रिलेटेड यहाँ पे एक तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या NRIC या ओवर सिटीजनशिप इंडिया या ये सब चीज़ आपको क्या है ना, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया और सब कुछ मैं आपको ऊपर एक तरीके से समझा भी दिया कैसे परमिट होता है, क्या एक्वाजिशन होता है, तो ये चीज़ आप देख लेना। जैसे मान लो अभी एक आया था अमेंडमेंट, एक तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था, उससे रिलेटेड कौन कौन से पर्सन जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए एक बार। इसको भी आप एक तरीके से 2 मिनट वीडियो रोक के देख लेना, जो क्योंकि ये मैंने सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिया। और आई थिंक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ में क्या ना, अगर आपको लगे प्रॉब्लम तो आप प्लीज़ 1 मिनट वीडियो। अब यहाँ पे जो पर्सन है जैसे मान लो इंडियन ओरिजिन का, ठीक है, यहाँ पे ये बोले पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, ठीक है, PIO, और एक तरीके से क्या ना ओवरसीज इंडियन ओरिजिन, यहाँ पे कुछ दिया हुआ जो डिफरेंसेस है ये आपको एक बार क्या ना वीडियो रोक के पढ़ लेना है। मैं सारा चीज़ आपको एक तरीके से क्लियर कर दिया, यहाँ पे जो डेट दिया हुआ सारा चीज़ मैंने, एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको सारा चीज़ बता दिया, क्या क्या बेनिफिट्स हो रहा है ये आप यहाँ पे देख लेना। तो मतलब एक तरीके से क्या ना कि आपको ये एक तरीके से सिटीजनशिप इंडिया में रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए आप 1 मिनट क्या करना, इसको रोक लेना वीडियो को पॉज करके, और आप क्या करना इसको 1 मिनट देख लेना। ये वही है जी कि जो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन है वो और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसमें कुछ माइनर सा डिफरेंस है दिया गया। फिर आपको पता है ये फुल फॉर्म NRI क्या होता है, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए कि एक तरीके से वो जो भी कोई भी इंडियन हो जो बॉर्न किया गया, जो मतलब NRI इज एन इंडियन बॉर्न सिटीजन हु आर इमाइग्रेटेड टू सम अदर कंट्री, ठीक है, किसी भी पर्पज से। देखो लड़के भी पर क्या होता है, एजुकेशन पर्पज से या रेसिडेंशियल या वर्क के पर्पज से क्या करते हैं, वो अपने आप को वहाँ एक दूसरे देश में जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे बताने को दी थी, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफिनीशन दिया कि NRI का एक डिफिनीशन के जो भी पर्सन है वो 6 महीने तक या 6 महीने से ज़्यादा अगर वो क्या करता है स्टे कर लेता है, ए पर्सन हु स्टे अवे फ्रॉम, भारत से अगर वो अलग स्टे करता है तो वो क्या करेगा, एक तरीके से उसको NRI कहा जाएगा। उनका जो इनकम टैक्स होगा वो यूनिक होगा, सच एज इंडिविजुअल। NRI जो मस्ट बी होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट हैविंग द इंडियन नेशनलिटी। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्या, बस ये समझ आ आपको। और इसमें वही चीज़ है कि इंडियन रेसिडेंट जो क्या बाहर रहते हैं तो किस पर्पज़ के लिए, स्कूलिंग पर्पज़, जॉब के लिए, बिजनेसेस के लिए, वोकेशनल जो भी होता है, ये सारा चीज़ वहाँ पे यहाँ पे दिया गया। तो ये जो 3 प्रिंसिपल है जो NRI क्लासीफाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गया जैसे सेंट्रल और स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, पब्लिक जो सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट हो गया, या इंडियन सिविलियन जो वर्क करते हैं जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इससे रिलेटेड, या इंडियन रेसिडेंशियल जो स्टे करता है ओवरसीज फॉर किसी पर्पज से, जैसे स्कूलिंग भी हो गया या जॉब हो गया या कैरिंग जो मतलब एक बिजनेसेस वगैरह, वैकेशन वगैरह, उससे रिलेटेड यहाँ पे। अब देखो अभी मैंने आपको बताया क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, मैंने पीछे भी आपको क्लियर किया, क्या क्लियर किया था कि जो 1955 के तहत इन्होंने ये बोला था कि जो भी इंसान अ बिल सिक टू बी अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 बाय ग्रांटिंग द सिटीजन टू द अनडॉक्यूमेंट जो नॉन मुस्लिम है, जैसे कि मान लो हिंदू हो गया, सिख, बुद्धिस्ट, टोटल 6 दिया हुआ था, जो कहाँ से आते हैं या तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आते, तो उस केस में इसको क्या किया जाएगा, सिटीजनशिप ग्रांट किया जाएगा। ये उसके लिए कट ओवर डेट भी दिया गया था, क्या दिया गया था, December 31, 2014।
तो ये सब चीज़ मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। आप 1 मिनट इसको भी वीडियो रोक के देख लेना। तो ये इतना मतलब अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पहले ये, लेकिन ये वीडियो आपके उसमें ऐड ऑन हो चुका है तो आपको ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ये सेक्शन 7 आपको याद रखना क्या होता है। तो मैंने एक तरीके से आपको जो लक्ष्मीकांत प्लस जो करंट से रिलेटेड जितना यहाँ पे मतलब एक तरीके जहाँ तक मेरे से बन पड़ता था मैंने आपको सारा चीज़ यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया है। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा आपको सिटीजनशिप के पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अपना ये पॉलिटी का जो भी चल रहा था चैप्टर उसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप जो चैप्टर करने में वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लोग इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और कोई भी क्वेश्चन हो, देखो अब यहाँ तक अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो मे बी आपको अच्छा लगा होगा। अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मैंने ये चीज़ छोड़ दिया, क्योंकि मैं भी अभी क्या नहीं सीख ही रहा हूँ। कोई भी मैं मतलब ये 40 साल का बुढ़ा नहीं हूँ जो मुझे मतलब सब कुछ आता है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सीखते ही होते। इसीलिए अगर ये इसमें अगर आप यहाँ तक आए, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी और आपको लगे कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक ख़त्म होता हुआ, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबा दें, जिससे क्या ना अच्छे लोग मतलब बेनिफिट एक हो सके अच्छे लोगों तक ये सारा वीडियो जिसको ज़रूरत है विदाउट एनी कॉस्ट वो जाकर वहाँ पे पहुँच सके। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।